रूस पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये हमला एनोनिमस की तरफ से हुआ है। ये दूसरी तरफ से नाज़रीन काम खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका यूरोप नेटो के धोखा देने के बाद यूक्रेन परेशान होकर रह गया है, फंस कर रह गया है। यूक्रेनी फौजें हथियार डालने के लिए तैयार होती जा रही हैं, यूक्रेनी हुकूमत भी हथियार डालने के लिए तैयार होती जा रही है। जो बात हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और इंडिया की तरफ से रशिया को यह कहा गया है कि डिप्लोमेसी एक रास्ता है, डिप्लोमेसी ही एक वाहिद अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, हम अपने डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका और नेटो जाग रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। आप ये देखें, यूएस विल प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस टू यूक्रेन, पेंटागन सेज। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो दुनिया है पूरी की पूरी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई हमको नज़र आ रही है। जो एनोनिमस हैकर्स का ग्रुप है, जिनको आज तक हालांकि कहते तो हैं कोई पकड़ नहीं पाया, हो सकता है इसमें कोई देश का संरक्षण हासिल हो जिसमें अमेरिका के ज़्यादा कैश लगाए जाते हैं। उसने रशिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक किया, एक साफ तौर पर धमकी दी है। और इसी के साथ साथ में जो नेटो की फोर्सेज हैं, नेटो की फौजी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अब वो जो है वो यूक्रेन के खिलाफ जो है वो मतलब यूक्रेन का साथ देंगी और आगे रशिया के खिलाफ वो झगड़े में उतरने के लिए भी तैयारी कर रही हैं। इसी के साथ साथ में हम देखें जो मोदी जी की और पुतिन के बीच में फ़ोन कॉल हुई है, उसके भी बड़े जो है दुनिया भर में चर्चाएं तेज़ चल रही हैं। और जिस तरीके से इंडिया ने अमेरिका का साथ खड़े होने से थोड़ा सा इनकार सा साफ इनकार नहीं किया, लेकिन दूरी बना ली, उससे भी बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जो माहौल बन चुका है वो ये है कि नेटो डायरेक्टली इस जंग में कूदने के लिए तैयार हो चुका है और उन्होंने अपनी फौजों को एक्टिव करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से तीसरी आलमी जंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसका मैदान भी सज गया। कि जो नेटो की रिस्पांस करने वाली फोर्स है, जो कि जवाब देने वाली अफवाज हैं, उन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर सोच रहे हैं और यूक्रेन के बॉर्डर पर जितने ममालिक नेटो के रुकन हैं वहाँ पर इन फौजों की तैनाती भी शुरू कर दी गई है। बड़ी सख्त रात हम पर गुजरने वाली है और ज़ाहिर बात है टाइम डिफरेंस पाकिस्तान से ज़रूर जहन में रखिएगा। बड़ी सख्त रात हम पर गुजरने वाली है क्योंकि रशियन फौजी जो हैं वो इस वक्त हमारे करीब गुजर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन का जो फ्यूचर है, जो फेट है, वो डिसाइड हो रहा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि रशिया जो है वो किंडरगार्टन यानी कि छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं उन पर अटैक कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ कही है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त दोनों साइड्स पर लॉसेस हो रहे हैं और हम ये स्लॉटर यानी कि इंसानों का कत्लेआम जो है ये रोकना चाहते हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका और नेटो जाग रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ना जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबान आते आते। पेंटागन कह रहा है कि हम आपको एडिशनल सिक्योरिटी की असिस्टेंस देंगे। इसके साथ ही साथ जो मॉस्को की तरफ से एक क्लेम दिया गया है कि हम विलिंग हैं कीव के साथ मुज़ाकरात के लिए, यूएस ने उसे रिजेक्ट कर दी। भैया आप होते कौन है, लेकिन यूएस इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चाहता कि यूक्रेन और रशिया डायरेक्ट हो जाएं। अब अमेरिका भी यूक्रेन को एक तो ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा अब आपके साथ हैं, पिछले 2 दिन तो आपने ऐसी आंखें, तोता चश्म आप साबित हुए, ऐसी आंखें फेरी, अब आप ज़ाहिर बात है आएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि जिसने अमेरिका का साथ दिया वो उसकी सपोर्ट नहीं करेगा। ताइवान के मामले पर चाइना कॉन्फिडेंट हो गया है। वेस्ट की उम्मीदों पर पानी फेर रहा है अब यूक्रेन, क्योंकि 2 दिन उन्होंने देख लिया कि हमें किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की। आप ये खबर भी देख लें, यूक्रेन एंड रशिया आर डिस्कसिंग प्लेस एंड टाइम फॉर टॉक्स, और ये वेस्टर्न मीडिया है जो इसे रिपोर्ट कर रहा है कि इस वक्त पूरे के पूरे मामले के अंदर यूक्रेन और रशिया डिस्कस कर रहे हैं कि कहां पर मकाम और वक्त कौन सा हो। कि रूसी फौजों ने कीव के अंदर वाक़े फौजी अड्डों पर धावा बोल दिए हैं और इसी तरह से रूसी फौजें यूक्रेन की पार्लियामेंट की तरफ रवां दवा हैं। तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर हैं रूसी फौजें, जो यूक्रेन की पार्लियामेंट से दूर हैं और किसी भी वक्त पार्लियामेंट पर कब्जा हो सकता है, सदारती महल पर कब्जा हो सकता है। कि यूक्राइनी सदर ज़ेलेंस्की अगरचे अवाम के सामने ये बयान दे रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम तने तनहा ही रूस का मुकाबला करेंगे, लेकिन आप जानते हैं रूस एक ताकतवर मुल्क है, रूस के पास एटमी हथियार हैं, बेहतरीन लड़ाका फौज है, तो कैसे यूक्रेन उसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए नाज़रीन काम नतीजा ये है
कि जब अमेरिका और यूरोप जैसा मुल्क रूस के सामने बेबस हो गया है तो यूक्रेन भी बेबस हो जाएगा। रशिया पर एक जिसे कहते हैं टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, रशिया पूरी दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स करने के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और रशिया के ऊपर हुआ है बहुत बड़ा साइबर अटैक और ये एक एनोनिमस ग्रुप है, एनोनिमस हाइकर्स का ग्रुप है और ये वी फॉर वेंडेटा मूवी वाला जो मास्क है ये वो इस्तेमाल करते हैं और उसके हवाले से ये बहुत बड़े बड़े इस तरह की कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। इन्होंने नाज़रीन कराम अटैक का साइबर अटैक जो है उसका ऐलान कर दिया है रशिया के ख़िलाफ़ और उन्होंने कहा है कि हम क्रेमलिन्स की ब्रूटल इन्वेजन जो है उसके ख़िलाफ़ यूक्रेन के साथ हैं, हम अपनी सपोर्ट का ऐलान करते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक इदारा है जो रशियन मौक़िफ़ को सामने ला रहा है, उसकी वेबसाइट को डिसेबल कर दिया, डाउन कर दिया इस हैकर ग्रुप ने। अब नाज़रीन कराम इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने इसके बाद और भी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को टेक डाउन किया। इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम पहले बात कर लें तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी का एक तरीक़ाकार है वो तो है एब्सोल्युटली नॉट वाला, यानी हम तो ब्लैक एंड वाइट हैं, ग्रे एरिया हमारे पास नज़र नहीं आता। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने बात की और हम ये जानते थे कि अमेरिका को ये बात बुरी लगेगी, इसके बावजूद हमने ऐसा मतनाज़ टाइम के उस वक्त भी हमने रशिया का ट्रिप कर लिया। अमेरिका इस वक्त ये समझता है कि इंडिया को अमेरिका का साथ देना चाहिए, रशिया का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं, वो तो डेकेड्स पुराने हैं। वो ताल्लुकात, उन रिलेशंस का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ इस वक्त तक। ये अलग बात है कि इंडिया जो रशिया है उसके चाइना से ताल्लुक़ को अच्छी नज़र से नहीं देखता। जो बात हुई पीएम मोदी और प्रेसिडेंट प्यूटन के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है और इंडिया की तरफ से रशिया को यह कहा गया है कि डिप्लोमेसी एक रास्ता है, डिप्लोमेसी ही एक वाहिद अच्छा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, हम अपने डिस्प्यूट्स को हल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह हम चाइना की बात करते हैं, समंदरों से गहरी और पहाड़ों से ऊंची, इसी तरीके से इंडिया और रशिया की दोस्ती भी बहुत पुरानी और गहरी है। जो मिस्टर ब्लिंकन हैं उन्होंने फ़ोन किया, उनकी तरफ से भी इंडिया फ़ोन गया है और मिस्टर जयशंकर से उन्होंने बातचीत की और जिसमें उन्होंने ये कहा कि इस वक्त रशिया जो है वो अप्रेसर है, अग्रेसर है और वो जिस तरह के इकदाम कर रहा है तो पूरी दुनिया को साथ अमेरिका के खड़े होना चाहिए, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि इंडिया को भी इस इकदाम को, रशिया के इस इकदाम को कंडेम करना चाहिए, पुरजोर तरीके से कंडेम करना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से अब माहौल बदल रहा है, जिस तरीके से जो है वो अब तो कम से कम कोई भी कहे कि ये दो देशों की लड़ाई है होके ख़त्म हो जाएगी, तो अब वैसा बिल्कुल भी होता हुआ हमें नहीं नज़र आ रहा है। जो दुनिया है वो ऑलरेडी दो धड़ों में तो बट ही चुकी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया का जो स्टैंड है वो कंट्रोवर्शियल भी है, उसको हम समझदारी भी कह सकते हैं। वो अभी उस पर फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम यहाँ पर पहले बड़ी पिक्चर की बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पे जो है इसके बाद ये भी तय हो चुका है कि शायद बहुत कम समय के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर जो है वो चाइना भी जो है वो इन्वेड करेगा। किस पे? सबको जाना है, ताइवान पे वो जो है वो इन्वेड करता हुआ हो सकता है बहुत ही जल्दी करे, जिस तरीके की सूरत बनती हुई हमें नज़र आ रही। इसी के साथ साथ में और जो कंट्रीज़ हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं। हालांकि जो ताइवान है वो तो अभी मेन टारगेट पर है ही। इसी के साथ साथ में हम देखें तो एक ही मैसेज भी है। वैसे हम देख सकते हैं कि अगर कोई देश अपने पे आ जाए और वो किसी दूसरे कंट्री पे घुस जाए तो देर सबेर जो है वो दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लेती है। ये हालांकि जैसे हम देखें यूक्रेन का, आप सबको शायद काफ़ी लोग जानते भी हो इतिहास को, कैसे उसके पास में कभी वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी न्यूक्लियर शक्ति मानी जाती थी, कैसे रशिया ने उनसे न्यूक्लियर हथियार छीने, बोला गया कि नहीं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब जो है उन्हीं के ऊपर रशिया ही ने चढ़ाई कर दी और उन्हीं को जो है हम कह सकते हैं ठग लिया, या जो कह दो कि हालांकि गलती उसमें यूक्रेन की थी कि ऐसा फैसला उसको नहीं लेना चाहिए था। बहरहाल जो इंडिया का स्टैंड है उसकी अगर हम बात करें तो एक तरफ इंडिया जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन के तौर पर भी उभर सकता है। ये जो दो धड़ों वाला युद्ध है पूरी दुनिया का, इसी के साथ साथ में अगर रशिया के साथ अगर इंडिया है तो ठीक है, लेकिन और भी कुछ चीज़ें इंडिया ने ऐसे इतिहास में करी हैं जो शायद मेरे हिसाब से नहीं करनी थी। जैसे चाइनीज़ ओलंपिक, जो चाइना ओलंपिक होने वाला है, बीजिंग ओलंपिक, उसको सपोर्ट करा जो कुछ महीने पहले इंडिया ने, वो मेरी निजी राय है कि गलत फैसला था। अगर पूरा जो इनका, आपके जितने साथी हैं, आपके जितने क्वाड पार्टनर्स हैं, वो सब
विरोध कर रहे हैं उसका, तो आपको विरोध करना चाहिए था इंडिया। लेकिन हालांकि इंडिया ने वो किया, वो फैसला तो खैर इतिहास हो गया, उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। अब रशिया के साथ है जब तक इंडिया तब तक वो बहुत ही सही चीज़ है, क्योंकि रशिया जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए, रशिया ने कभी धोखा नहीं दिया और उम्मीद ऐसी है कि आगे भी धोखा नहीं देगा। रही बात अगर हम पूरा का पूरा रशिया वाले चैप्टर को देखें तो जो यूएसएसआर था वो खुद से तो टूटना नहीं चाहता था, क्योंकि खुद से टूटना चाहता होता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया होता। बीच में भी काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन, धरने, फलान ढिमकाई टाइप की चीज़ें हुई होती जिससे वो उसके टुकड़े हो जाते, नहीं हुए। पूरी दुनिया को पता है ये बात कि यूएसएसआर के टुकड़े जो हैं वो जबरन अमेरिका ने करवाए, ये पूरी बात दुनिया जानती। जो 17 टुकड़े हुए उसमें अब यदि रशिया वापस अपनी ज़मीनों पे कब्जा करे, क्योंकि उन्होंने 17 में हुआ क्या, बाकी जितने हैं आप देख लो, कजाकिस्तान में तो रशिया ने इन्वेड नहीं किया, क्या हालत है उसकी। बाकी जो आपका तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब क्या बहुत बड़े कोई देश हो गए क्या, कुछ नहीं है। देखा जाए कायदे से तो जब यूएसएसआर का हिस्सा थे तब यहाँ की जो पॉपुलेशन है, आम आदमी, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, बेहतर थे, पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर आपका रोज़गार के हर चीज़ के अवसर बेहतर थे। पासपोर्ट की वैल्यू तक भी हम देखें तो वो भी यूएसएसआर के में ज़्यादा थी। अकेले होके कुछ ऐसा बहुत तीर तो मार नहीं लिया है, जबरन आपका देश तोड़ा गया है, जबरन देश तोड़ा गया। तो जब जबरन आपका देश तोड़ा गया है, वो इच्छा से तो हुआ नहीं, ना आपकी इच्छा से, ना वो देश भी उस समय वहाँ के लोग कहते थे, हालांकि वो हो गया, वो अलग की बात है, ऐसी ऐसी जैसा कि हम बात समझ सकते हैं। लेकिन अब यदि रशिया वापस अपनी खोई हुई ज़मीनें वापस ला रहा है, जैसा कि आप देखो रशिया के काफ़ी सारे ऐसे टैंक्स के वीडियो सामने आ रहे हैं जो यूएसएसआर का झंडा लगाकर यूक्रेन में घुस रहे हैं, तो एक मैसेज जो है अपना क्लियर कर दिया रशिया ने। हालांकि अब ये खेल धीरे धीरे इसमें बिगड़ने वाला, जैसे नेटो ने ऐलान किया, अभी ये बनती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि हम देखें जितना पूरा ये गल्फ कंट्री वाला और सेंट्रल एशिया तक, या हम कह सकते हैं कजाकिस्तान तक का जो एरिया है, ये सब में ऑलरेडी हम देखें तो बराबर बराबर जंग चलती आ रही, यहाँ पे रुकती ही नहीं है जंग। कभी किसी ने किसी कर दिया, कभी आप देखो जैसे अबू धाबी एयरपोर्ट भी, ये सब चीज़ें जो है चल रही। तो अब जो है लग तो रहा है कि दुनिया जो है वो तीसरे वर्ल्ड वॉर की आगाज़ हो गई है। बहरहाल आपकी क्या राय, आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।